हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे कि उनका एक टाइम फ्रेम देखेंगे, कौन कौन आए। एक जैसे खाका होता है ना, हम उसको देखेंगे। इसके बाद एक एक शासक के बारे में, एक एक वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चूँकि हम यह महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। लेकिन इस चैप्टर में 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, जब तक कि पानीपत का प्रथम युद्ध हो नहीं जाता है, तब तक किस तरीके से, चूंकि 1526 के बाद बाबर और हुमायूं अर्थात मुगल काल आ जाता है, तो जो दिल्ली सल्तनत है वो 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। तो एक टाइम फ्रेम देखेंगे, एक खाका देखेंगे, जो कि महेश्वर सर की पुस्तक में दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले यही है कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश का शासन हुआ। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। ये क्रम से है। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम और पांचवा लोदी वंश। गुलाम वंश में 11 शासक हुए हैं, खिलजी वंश में 5 शासक हुए हैं, तुगलक वंश में 9 शासक हुए हैं, सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं और लोदी वंश में 3 शासक हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चलता है? गुलाम वंश को हम इलवरी वंश भी कहते हैं। तो इलवरी वंश से लेके लोदी वंश तक के पूरे शासनकाल को हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, जो कि बाबर, हुमायूं, ये सब हम देखेंगे आगे चल के। तो हम सबसे पहले गुलाम वंश को देख लेते हैं। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं? 11 शासक हुए हैं। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना, जिसे हम गुलाम वंश व इलवरी वंश भी कहते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो कि अपने गुलामों को, जो भी विजित प्रदेश थे, उनको देके चले गए थे। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई और राजधानी लाहौर बनाई गई। चूंकि जो सिंध प्रांत थे, पंजाब प्रांत थे, वही क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया और उन्हें दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। लेकिन दिल्ली में नहीं वो आए, राजधानी अपनी लाहौर ही रखे थे, जिसे हम कुतुबी राजवंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड होता है, स्पेशली कुतुबुद्दीन ऐबक का। चूंकि जो गुलाम होते थे वो भी अपने महाराजा के प्रति, या जो शासक होते थे उनके प्रति ईमानदार होते थे। तो कुतुबुद्दीन खुद तो एक गुलाम था, तो उसने अपने आप को कभी राजा नहीं समझा, इसलिए अपने राजवंश को उन्होंने कुतुबी राजवंश ही कहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह तक के शासनकाल को कुतुबी शासन कहते हैं, जो कि राजधानी उनकी लाहौर थी। 1210 ईस्वी के बाद इल्तुतमिश शासक बनते हैं। 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन होता है और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। तो यही प्रश्न आ जाए कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में शासक बनते हैं, लेकिन बहुत अयोग्य शासक होते हैं। इल्तुतमिश की ही पुत्री रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश ने स्वयं अपनी पुत्री को ही अपने राजवंश का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1236 से लेकर 39 ईस्वी तक रजिया सुल्ताना का दिल्ली सल्तनत पे शासक होता है। ये एकमात्र महिला है जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, एक महिला। इल्तुतमिश से लेके नसीरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल को शमसी शासन कहते हैं। जिस प्रकार कुतुबी शासन कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आराम शाह तक कहते हैं, उसी तरीके से इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल को शमसी राजवंश कहते हैं। रजिया सुल्ताना के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। मोइनुद्दीन बहराम शाह उत्तराधिकारी नियुक्त होते हैं 1240 ईस्वी से लेकर 1242। चूंकि ये अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं, तो जो राजे
वहाँ पे जो अमीर हुआ करते थे वो इनको हटा के इनको रखना। क्योंकि रजिया सुल्ताना एक स्त्री थी, इसलिए भी उनसे राजवंश में बहुत ज़्यादा घृणा लोग करने लगे थे, जो अमीर लोग थे, कि एक औरत होके हम पे कैसे शासन कर सकती हैं। मोइनुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह मसूद शाह के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जाता है। इसके बाद ये सब अयोग्य है। रजिया सुल्ताना के बाद शमसी वंश में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो शमसी राजवंश था एक, इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे लगभग सब अयोग्य ही हुए रजिया सुल्ताना के अलावा, क्योंकि रजिया सुल्ताना को षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया था। आगे इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, सबसे महत्वपूर्ण अगर कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्ताना, और अगर चौथे किसी व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन भी गुलाम वंश का शासक होता है। बलबन का शासनकाल 1265 से लेके 1287 ईस्वी तक चलता है। बलबन के वंश को बलबनी राजवंश भी कहते हैं। तो कुतुबी, शमसी और बलबनी राजवंश, तो 4 शासक को आप एकदम याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापना की गई, गुलाम वंश की स्थापना हुई, जिसे हम एलवरी वंश भी कहते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण इल्तुतमिश थे, उसके बाद रजिया सुल्ताना, और जो चौथे व्यक्ति हैं वो बलबन हैं। बलबन के द्वारा ही रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। चूँकि हम अभी बलबन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरे राजवंश को एक क्रम से देख रहे हैं कौन आया कब। गयासुद्दीन बलबन के बाद मोइनुद्दीन कैकुबाद आए, वो भी अयोग्य थे। इसके बाद सैयद शमसुद्दीन, उनके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स आए, वो भी अयोग्य ही थे। इन्हीं को मार के आगे चल के गुलाम वंश के जो गुलाम वंश के बाद दूसरे वंश का स्थापना हुई वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने जलालुद्दीन फिरोज ने जो कैकुमर्स थे उनको मारकर हत्या कर दी उनकी। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कर दी। 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन जलालुद्दीन फिरोज के द्वारा किया गया। जलालुद्दीन फिरोज के बाद अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में एकमात्र महत्वपूर्ण शासक है जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो कि बहुत ही बर्बर शासक हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल, अभी हाल ही में नई मूवी बनी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर आते हैं, जो कि भी अयोग्य रहते हैं। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक आते हैं। शाह खिलजी जो भी अयोग्य ही रहते हैं, चूँकि जैसे तैसे करके उनका शासन चलता है। तो खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो आते हैं। इसी खुसरो को मारकर आगे वंश की स्थापना होती है 1200। इस तरीके से 1296 से लेके कितना 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का भारत पर शासन होता है। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जिसे हम शाह प्रथम भी कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है खिलजी वंश के शासक की हत्या करके। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन करते हैं। चूँकि नए होते हैं तो उतने ज़्यादा योग्य नहीं होते हैं। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बाद संस्थापक तो होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है ये सबसे पढ़े लिखे थे, लेकिन इनके सारे निर्णय इन्हीं पे भारी पड़ गए और जितने भी निर्णय इन्होंने लिए उन्हें ये स्वतः वापस ले लिए। मोहम्मद बिन तुगलक वंश में 2 शासक सबसे महत्वपूर्ण, मोहम्मद बिन तुगलक, और इनके सबसे पढ़े लिखे होने के बाद इनके सारे गलत निर्णयों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, और फिरोज शाह तुगलक को विकास के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक शासन करते हैं, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक भारत में शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत के तहत। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आते हैं, शाह तुगलक भी जिन्हें कहते हैं। 1388 से लेकर 89 ईस्वी तक अयोग्य होते हैं। इसके बाद अयोग्य शासक ही तुगलक वंश में आते हैं। अबू बकर शाह आते हैं
1389 से लेकर 90 ईस्वी तक मोहम्मद शाह तृतीय आते हैं, 1390 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी तक, और अलाउद्दीन सिकंदर शाह द्वितीय जनवरी से लेकर मार्च तक ही शासक बने रहते हैं। इसके बाद तुगलक वंश में ही 2 स्वतंत्र शासक हो जाते हैं, एक नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं और एक नुसरत शाह फिरोजाबाद में बैठ के तुगलक वंश के शासन करते हैं। जब इनमें खुद में फूट हो जाती है तो जो आसपास के विरोधी होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो शासन में अपनी भागीदारी निभाए। तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के शासन हो जाता है, जिनमें 4 शासकों ने मुख्यतः शासन किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक खिज्र खां जो थे, उन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई। 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक सैयद वंश में खिज्र खां के नेतृत्व में शासन रहा। इसके बाद खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आए, जो कि 1421 ईस्वी से लेकर 43 ईस्वी तक थे। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के द्वारा 1334 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी से लेकर 1445 ईस्वी तक शासन किया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। ये मोहम्मद शाह वही रंगीला हैं। आगे है, सब अयोग्य हैं। अलाउद्दीन आलम शाह, खिज्र खां के बाद जो वंश आते हैं वो सब अयोग्य ही होते हैं, इसीलिए जो माना जाता है सैयद वंश में सबसे अयोग्य शासक हुए थे, लेकिन सबसे कम समय तक शासन खिलजी वंश का ही था। आगे है, सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक की जाती है। बहलोल लोदी के बाद 3 ही लोदी वंश में शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी द्वितीय के द्वारा ही उसी के समय में 1526 ईस्वी में बाबर के बीच युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद लोदी वंश का अंत हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है, दिल्ली सल्तनत में हमने देखा 5 राजवंश हुए, जिन्हें हम JKTSL बोलते, जे के शॉर्ट फॉर्म JKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और अंत में लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और अंत में लोदी। लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे एक नोट है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसका शासनकाल 1210 से लेकर 36 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन प्रॉपर ये दिल्ली में नहीं आए थे, ये इन्होंने लाहौर में बैठ के ही शासन किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई गई, इसके बाद ही माना गया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापना हुई है। आगे है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। तुर्क-ए-चहलगानी क्या था? तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया कि अमीरों का एक, जैसे टॉप 40 जिन्हें मार सकते हैं, टॉप 40 अमीर हुआ करते थे, उनको रख दिया गया। उनसे सलाह मशवरा भी किया जाता था कि हम शासन प्रशासन को कैसे चलाएं। इसे ही तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। अगर कोई विरोधी थे, इनको इसमें चहलगानी में शामिल कर दिया गया और जो अन्य विरोधी थे उनको समाप्त कर दिया गया और नई प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ भी किया गया। आगे है, इल्तुतमिश ने सुल्तान-ए-आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन तो दे दिया गया था, लेकिन चूंकि वो गुलाम था और बहुत ईमानदार था, जब गौरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना विजित क्षेत्र प्रदान किया गया था, जब 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना 24
24 जून को 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है। ये अपने शासक के प्रति इतने ईमानदार हुआ करते थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है, दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। अभी हमने देखा कि गुलाम वंश प्रॉपर 3 चरणों में चला। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश और तीसरा था बलबन। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना हुई, जिसे इलवरी वंश भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को कुतुबी वंश कहा गया, इल्तुतमिश की शमसी वंश कहा गया, शमसी राजवंश, और बलबन को बलबनी राजवंश कहा गया। तो 3 महत्वपूर्ण शासक याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके द्वारा बाद में देखेंगे कुतुब मीनार का भी शुरू कराया जाता है। गुलाम वंश के बारे में एक एक शब्द को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरा जो शमसी वंश था इल्तुतमिश के द्वारा, इसमें एक रजिया सुल्ताना भी मुख्य शासिका रही। और अंत में बलबन, जिसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, उसे हम बलबनी वंश भी कहते हैं। चूंकि हम महेश अग्रवाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो इसमें जिस तरीके से दिया गया है हम उसको कवर कर लिए। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, जिसे हम JKTS और L ट्रिक से जान सकते हैं। J से गुलाम, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोदी। तो ये इलवरी वंश से लेकर लोदी वंश तक दिल्ली सल्तनत चला था। इसके बाद मुगल वंश आ जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।